सभी बच्चों विद्या शक्ति के क्लास में स्वागत है। तो बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं बताइए आप लोग। तो हम लोग चैप्टर्स का रिवीजन करते जा रहे हैं। तो आज हम रिवीजन कर रहे हैं कौन से चैप्टर का? यस, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर का, जो हमारा 7th चैप्टर है। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कवर करेंगे, और सभी बच्चे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको याद रखेंगे और उनको आप क्या करेंगे बेटा, नोट करके रखेंगे। ठीक है। तो चले हम लोग स्टार्ट करें। चलिए, सभी बच्चे तैयार हैं? तो बच्चों जब भी हम टेम्परेचर की बात बोलते हैं, है ना, जब भी हम टेम्परेचर की बात बोलते हैं, हम बोलते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु ठंडी है या गर्म है, हॉट और कोल्ड, है ना। तो ये हॉट और कोल्ड हम क्यों बोलते हैं? सी, व्हेन वी नो फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट सम बॉडीज आर हॉटर देन अदर्स, है ना। कई कई बार ऐसा होता है, हम किसी चीज को छूते हैं और फिर दूसरी चीज को छूते हैं, फिर हम बोलते हैं कि ये जो चीज है इस चीज से गर्म है, या ये चीज इस चीज से ठंडी है। सो वी यूज टू कंपेयर द बॉडीज विद आवर एक्सपीरियंस, है ना। हम अपने एक्सपीरियंस के साथ उसको हम बोलते हैं ये गर्म है, ये ठंडा है। For example, during summers, the tap water may be hotter than the cold water from a मटका, है ना। जो अर्दन पोर्ट्स होते हैं या फिर जो रेफ्रिजरेटर में हम पानी रखते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं। जब गर्मी से हम लोग आते हैं, जो टैप वाटर होता है, नॉर्मल वाटर होता है, उसको पीते हैं, हम बोलते हैं कि ये भाई ये गर्म है ना। जब आप किससे कंपेयर करते हो, एक मटके के पानी से या फिर एक रेफ्रिजरेट के के पानी से, जब आप उसको कंपेयर करते हो, है ना। ओके, नाउ वी कैन रियलाइज दिस बाय मेयरली टचिंग द टू सैंपल्स ऑफ वाटर और बाय ड्रिंकिंग द टू सैंपल्स ऑफ वाटर। तो हम कैसे रियलाइज करते हैं बेटा उसको? या तो उसको हम छू कर या फिर हम उसको पीकर हम क्या करते हैं, हम ये रियलाइज करते हैं कि ये पानी गर्म है या ठंडा है। हम इसको पानी के जो टेम्परेचर है उसको कंपेयर करते हैं, है ना। यस। सो फॉर दिस हमने एक एक्टिविटी भी किया था, आपको याद है? हमने 3 लार्ज कंटेनर्स लिए थे, उसमें लेबल किया था A B C कर और हमने क्या किया था, इसमें जो कंटेनर में जो है हमने गर्म पानी यानी कि वार्म वाटर डाला था। ठीक है। और हमने क्या किया, किस में डाला, ए में डाला, है ना, हल्का सा गर्म पानी डाला। और टैप वाटर को डाला हमने बी कंटेनर में। और सी कंटेनर में हमने क्या किया बेटा, हमने आइस कोल्ड वाटर डाला। अब हमने क्या किया, आपने जो राइट हैंड है वो अगर हम जो है ए कंटेनर में डालते हैं, और लेफ्ट हैंड को हम डालते हैं सी कंटेनर में, और हम थोड़ी देर उसमें ही रखे रहते हैं। नाउ इफ वी टेक आउट आवर हैंड्स फ्रॉम द कंटेनर्स ए एंड सी एंड प्लेस बोथ हैंड्स साइमल्टेनियसली इन बी। ठीक है, हमने ए में सी में दोनों में हमने हाथों को डाला। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों हाथों को लेकर हमने क्या किया, हमने बी कंटेनर में डाल दिया। अब आप बताइए, आप इसको कैसे कंपेयर करोगे? जैसे ही आपने इस सी कंटेनर से, जिसमें आइस कोल्ड वाटर था, उसमें से जब आपने नॉर्मल वाटर में हाथ रखा, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो पानी है सी वाटर से यानी कि सी कंटेनर के पानी से गर्म है ना। और जैसे ही आप ए कंटेनर जिसमें कि वार्म वाटर है उसमें से हाथ हटाकर आप नॉर्मल वाटर में रखोगे, तो आपको क्या फील होगा, वो ठंडा फील होगा। तो इस तरह से आप एक्सपीरियंस करके किसी भी वस्तु को क्या बता सकते हो कि बेटा कि वो कैसा है, ठंडा है या गर्म है। ठीक है। तो हम इसी को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, है ना। तो टेम्परेचर क्या है बेटा, आपको आपने पढ़ा है क्या है टेम्परेचर, है ना। हम किसको कहते हैं टेम्परेचर? ओके, टेम्परेचर क्या है? अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज इट्स टेम्परेचर। ठीक है। तो क्या है बेटा टेम्परेचर? वो एक मेजरमेंट है। ठीक है, वो क्या है, वो एक मेजरमेंट है। सो इट इज अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज इट्स टेम्परेचर। हम उसको क्या कहते हैं, उसका टेम्परेचर कहते हैं। नाउ हॉटर इज द बॉडी, हायर इज द टेम्परेचर। ये हमने याद रखना है बेटा, जो बॉडी जितना हॉट होगा हम कहेंगे उसका टेम्परेचर उतना अधिक है।
ठीक है, तो हॉटर इज द बॉडी, हायर इज द टेम्परेचर, राइट। चलिए अगला, कोल्डर इज द बॉडी, लोअर इज द टेम्परेचर। अब एक बॉडी जितना ठंडा होगा हम बोलेंगे उसका टेम्परेचर उतना ठंडा है ना। तो क्या बोलेंगे हम लोग, लोअर टेम्परेचर बोलेंगे। अगर कोई बॉडी गर्म है तो हम बोलेंगे हायर टेम्परेचर, राइट। चलिए, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम चीजों को टेम्परेचर के रूप में क्या कर रहे हैं बेटा, उसको कंपेयर कर पा रहे हैं, राइट। चलिए अब एक मिनट, यस, okay. Now the difference in temperature between two bodies tells us how hot a body is comparison to another body, ठीक है। तो जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, जो उनमें डिफरेंस होता है टेम्परेचर का, यानी कि दो बॉडीज है, तो हम बोल सकते हैं कि कौन सा बॉडी गर्म है और कौन सा बॉडी कम गर्म है या ठंडा है ना। तभी हम, जैसे कि अभी हमने देखा, हमने तीनों जो हमारे वेसल्स या कंटेनर्स में जो पानी रखे, उन तीनों को जब हमने कंपेयर किया तो हमने देखा कि कौन सा पानी गर्म है, कौन सा ठंडा है, कौन सा कंपैरेटिवली ठंडा, ज्यादा ठंडा है, गर्म है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम टेम्परेचर के बीच के डिफरेंस को समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ अ डिवाइस दैट मेजर्स टेम्परेचर इज कॉल्ड अ थर्मोमीटर, है ना। तो हम क्या कहते हैं बेटा उसको, एक ऐसा डिवाइस जो टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, उस डिवाइस को हम कहते हैं थर्मोमीटर, राइट। ठीक है, अब थर्मोमीटर के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है बेटा। चलिए हमने जो पढ़ा है उसको जरा रिवाइज कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो थर्मोमीटर की स्टोरी भी हमने सुनी थी पिछले क्लास में, यानी कि जब हमने ये चैप्टर लिया था तो थर्मोमीटर की जो हिस्ट्री है वो हमने सीखी थी, है ना। तो उसमें हमने देखा था बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया था कि जो है हमारे थर्मोमीटर्स, आज के जो थर्मोमीटर्स है यहाँ तक आने तक का जो पड़ाव कितना बड़ा था। ओके, सो अर्ली थर्मोमीटर्स को हमने पढ़ा था कि उन्हें थर्मोस्कोप्स कहा जाता था, है ना। तो जो पहले जमाने में जो बहुत ही एंशियंट टाइम्स में जो थर्मोमीटर्स यूज किए जाते थे उनको थर्मोस्कोप्स के नाम से जाना जाता था। नाउ थर्मोस्कोप्स क्या है बेटा, क्या सीखा था हमने, सी द अर्लिएस्ट डिवाइसेस कॉल्ड थर्मोस्कोप्स were invented by scientists like Galileo Galilei in the late 16th and early 17th centuries, है ना। याद आया आपको, हमने पढ़ा था गलीलियो गलीली के बारे में, है ना। तो जैसे टेलीस्कोप के बारे में हमने पढ़ा था, उसी तरह से हमने ये भी पढ़ा था कि जो गलीलियो गलीली है उन्होंने सबसे पहला जो डिवाइस था थर्मोस्कोप्स, उनको इन्वेंट किया था। ओके, वो कौन से सेंचुरीज में किया था उन्होंने, 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरीज में किया था। अब वो कैसे काम करते थे, किस तरह से उसको, उसके उसके प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। नाउ दीज डिवाइसेस ट्रैप्ड एयर इन अ ग्लास ट्यूब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये थर्मोस्कोप्स है जो गलीलियो गलीली ने यूज किया था। तो ये जो डिवाइसेस है या ये क्या करते हैं, दे ट्रैप ए, सी these devices trapped air in a glass tube with the open end in water, है ना। यहाँ पर जैसे कि एक ग्लास ट्यूब है और इसका जो ओपन एंड है ये कहाँ पर खुल रहा है बेटा, पानी में खुल रहा है। एज एयर वॉज हीटेड और कोल्ड, ठीक है, यानी कि जब एयर को हीट किया जाता था या कूल किया जाता था, इट वुड एक्सपैंड, वो क्या हो जाता था बेटा, एक्सपैंड हो जाता था, विकसित हो जाता था या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। जब उसको हीट किया जाता है तो उसको वो एक्सपैंड होता था, और जब उसको कूल किया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था। सो कॉजिंग द वाटर लेवल इन द टेस्ट ट्यूब टू चेंज। तो ये जो वाटर लेवल है इस ट्यूब में वो क्या हो जाता था बेटा, वो बदलने लग पड़ता था। शोइंग अ शिफ्ट इन टेम्परेचर, यानी कि जब वो गर्म होता था तो ऊपर की तरफ आता था, जब ठंडा होता था नीचे की तरफ आता है। तो इस तरह से उस टेम्परेचर में एक शिफ्ट देखने को मिलता था, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ था, वो टेम्परेचर को मापते थे, मेजर करते थे।
Now there were a lots of limitations यूजिंग थर्मोस्कोप्स। अब ये जो थर्मोस्कोप्स जो बना तो दिए, अब इनको यूज करने में थोड़ी सी उनकी लिमिटेशंस थे, है ना, डिसएडवांटेजेस थे। वो क्या थे? थर्मोस्कोप्स वर नॉट वेरी एक्यूरेट एंड their रीडिंग्स could be affected by एयर प्रेशर, है ना। तो उसके आसपास की जो एयर प्रेशर है, यानी कि जो डिवाइस रखा है हमने, उसके आसपास की जो एयर प्रेशर है, उसके अकॉर्डिंगली जो रीडिंग्स हम लोग देख रहे हैं, वो रीडिंग्स में चेंजेस आ सकते हैं। So we can say thermoscopes were not very accurate and their readings could be affected by air pressure. Right? Now, in the early 18th century, क्या हुआ बेटा? कौन आए? Yes, very good. Fahrenheit आए। ठीक है, Fahrenheit ने क्या किया? He created both an alcohol thermometer in 79 and more importantly, a more reliable mercury in glass thermometer. ठीक है, तो फ़ारेनहाइट जी ने क्या किया? उन्होंने दो प्रकार के थर्मोमीटर्स का आविष्कार किया। एक तो अल्कोहल थर्मोमीटर, और उसके बाद थोड़ा सा और एडवांस्ड मॉडल उन्होंने किया, वो है मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर, जो 1714 में किया था। आपको याद आ रहा होगा, हमने ये सीखा है। तो mercury responded more quickly to temperature changes than alcohol। तो उन्होंने क्या कंपेयर किया इन दोनों इन दोनों जो थर्मोमीटर्स है, इसमें क्या कंपैरिजन उन्होंने किया कि उन्होंने पाया कि जो मर्क्यूरी है, वो जो हमारे अल्कोहल वाले थर्मोमीटर से ज्यादा क्या कर रहा है? रिस्पॉन्ड कर रहा है टू टेम्परेचर। He also developed the Fahrenheit temperature scale, which is still used today। तो हमें पता है ना, हम लोग सेल्सियस में टेम्परेचर्स को देखते हैं, फ़ारेनहाइट में देखते हैं। तो ये फ़ारेनहाइट वाला जो स्केल था ना, ये इन्होंने ही दिया था। ठीक है, किन्होंने? फ़ारेनहाइट जी ने। ओके, अब ये जो अल्कोहल थर्मोमीटर था, ये कैसा था? सी, इन 1742 एंडर्स सेल्सियस ही डेवलप द सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल, है ना, सेल्सियस या फिर हम उसको क्या कहते हैं? सेंटीग्रेड स्केल। अब बेटा आप ये याद रखना है, ये दोनों एक ही है, ठीक है, सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल, विच इज नाउ यूज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो एंडर्स सेल्सियस जी ने जो स्केल यूज किया था, सबसे पहले हम फ़ारेनहाइट स्केल का यूज किया करते थे, अभी भी यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे तरह से मेजरमेंट, टेम्परेचर का मेजरमेंट देखना हो तो सेल्सियस स्केल को यूज किया जाता है। ठीक है, और इसको जो है वर्ल्ड के हर भागों में जो है, इसको बहुत ही अच्छा एक मेजरमेंट का तरीका माना गया। उसी को हम कहते हैं सेल्सियस स्केल। ठीक है, अब देखो बेटा, अब क्या हुआ? 1867 में सर थॉमस एल्बर्ट ने क्या किया? थॉमस एल्बर्ट ने, उन्होंने थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट क्लिनिकल थर्मोमीटर का आविष्कार किया, है ना। सो ही क्रिएटेड a more compact clinical thermometer that provided temperature readings faster than the previous models। अब आप सोच सकते हैं, एक एक चीज जब इन्वेंशन होती है, तो पहले जो है उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स आते हैं, फिर जो नए नए साइंटिस्ट वगैरह आते हैं, उसमें थोड़ा सा और साइंटिफिक वर्क आता है, थोड़े से और इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। तो क्या होता है बेटा, जो चीज आती है वो उसमें कम सुधार होते हैं, आई एम सॉरी, उनमें कम जो है गलतियां होती है ना। तो नए नए जब चीजें आती है, तो पुराने वाले चीजों से अच्छा बनकर आता है। जैसे कि हमें पता है, हम जो एक चीज नया नया सीखते हैं, तो हमें बहुत सारी गलतियां होती है, फिर उन गलतियों से हम सीखते हैं आगे, है ना। उन गलतियों से जब सीखते हैं, तो अब जब आगे हम जाते हैं, तो वो गलतियां पीछे छोड़ जाते हैं, हम उसमें सुधार लाने का प्रयास करते हैं। तो इसी तरह से जो सेल्सियस जी ने और जो फ़ारेनहाइट जी ने जो थर्मोमीटर्स को इन्वेंट किया था, उनमें थोड़ा सा और सुधार कर कर सर थॉमस एल्बर्ट ने जो एक कॉम्पैक्ट क्लिनिकल थर्मोमीटर को बनाया, दैट प्रोवाइडेड टेम्परेचर रीडिंग्स फास्टर देन प्रीवियस मॉडल्स। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। अब ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा, ये है थॉमस एल्बर्ट थर्मोमीटर, जो इन्होंने बनाया था, आविष्कार किया था। राइट, चलिए। अब बच्चों, जब हम थर्मोमीटर्स की बात करते हैं, थर्मोमीटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, है ना, जिसको हमने सीखा है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स भी होते हैं और क्लिनिकल थर्मोमीटर्स भी होते हैं। ओके,
तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स क्या होते हैं बेटा? क्या सीखा है हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स के बारे में? लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स कैसे थर्मोमीटर्स होते हैं? वेरी गुड. A laboratory thermometer is used to measure temperatures in science experiments, especially in labs, है ना? जब आप लैब वगैरह में जो यूज करते हो, वो आप जो बुखार देखने वाला थर्मोमीटर है वो तो यूज नहीं करते हैं. वो कैसा थर्मोमीटर यूज किया जाता है वहां पर? इट इज नोन एज अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, है ना? तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर्स इन साइंस एक्सपेरिमेंट्स, and it is different from a clinical thermometer which is used to measure body temperature. तो clinical thermometer कैसे टेम्परेचर, सॉरी, कैसे थर्मोमीटर्स होते हैं? जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है. और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होते हैं वो हम क्या करते हैं बेटा? अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस को, वाटर के टेम्परेचर को देखने के लिए, या फिर जो भी चीजें हमारे लैब्स में होती है उनको जो है उनका टेम्परेचर देखने के लिए, इन सभी के लिए हम किसका यूज करते हैं? लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का. ज्यादातर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में, साइंटिफिक रिसर्चर्स में हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स को. ओके, हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं जिसमें हम दिखाते हैं आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज. ठीक है? अब यहाँ पर क्या देख रहे हो बेटा? यहाँ पर एक एक बड़ा सा एक चेम्बर है या फिर एक कंटेनर मान लीजिए. ठीक है? और यहाँ पर नीचे क्या रखा है? यहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेट, आप इसको जला भी सकते हो, इसको कूल भी कर सकते हो. तो ऐसा एक मशीन हमने यहाँ पर फिट किया हुआ है. ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं बेटा? इस कंटेनर में हम थोड़ा सा लिक्विड ले लेते हैं, यानी कि पानी ले लेते हैं, है ना? लिक्विड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वाटर. तो वाटर ले लिया. अब यहाँ पर जो हिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है बेटा? ये वाटर मॉलिक्यूल्स है. क्या है ये? वाटर मॉलिक्यूल्स है. ठीक है? अब वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं बेटा? ये कैसे होते हैं? एकदम कॉम्पैक्ट नहीं होते, ये ऐसे थोड़े से अलग अलग होते हैं. अब क्या करने वाले हैं हम लोग? यहाँ पर हम एक थर्मोमीटर को फिट करके रखा. देखा आपने? ये कैसा थर्मोमीटर है? ये एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर है. ठीक है? अब ये थर्मोमीटर हमें बताएगा कि ये जो पानी है जब गर्म होता है तो इसकी रीडिंग्स कैसी आती है, जब ये ठंडा हो जाता है तो इसकी रीडिंग्स क्या दिखाती है. जरा देखें हम लोग सभी. चलिए बेटा देखते हैं. ओके, चलिए. तो हम अगर इस कंटेनर को गर्म करते हैं, देख रहे हो आप लोग? जब हमने इसको गर्म किया, आप उस लेबोरेटरी थर्मोमीटर की तरफ जरा ध्यान से देखिएगा. ठीक है? आप देखेंगे धीरे 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 करके उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगेगा. और आप देखोगे कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स, ये और एक्सपैंड हो रहे हैं. देखा आपने? ये जब उबलता है, गर्म हो, सॉरी, जब गर्म होता है उसके बाद ये बॉइलिंग पॉइंट में आता है. आप देख रहे हो जो रीडिंग है इसकी, इसकी जो हमारी लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसकी रीड जो है आप देख सकते हो ऊपर की तरफ जा रहा है. इसका मतलब क्या है? इस पानी का जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना? पानी का टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है. ठीक है? और एक ऐसा पॉइंट आता है इसमें जब पानी अच्छी तरह से गर्म होकर बॉइलिंग पॉइंट तक आ जाता है, यानी कि जब पानी उबलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, है ना? देख रहे हो आप लोग? ऐसे और एक्सपैंड होते गए और जो है टेम्परेचर जो है वो बढ़ता बढ़ता जा रहा है ना? रीडिंग देख लो आप. वेरी गुड. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? अब हम इस पानी को ठंडा कर लेते हैं. देखो अब क्या हुआ वहां पर, देख लो क्या हो गया. इतना स्टीम आया उसमें कि जो ऊपर वाला जो ढक्कन था वो वहां से निकल गया. देखा आपने? ऊपर वाला ढक्कन निकल गया क्योंकि जो स्टीम है उसमें बहुत ज्यादा पावर होती है, और उसी स्टीम के कारण पानी के जो मॉलिक्यूल्स है उसने उस ढक्कन को भी हटाकर वो ऊपर को चला गया. ओके बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं ये जो लिक्विड है इसके मॉलिक्यूल्स को हम जरा ठंडा करके देख लें. चलिए बेटा ठंडा करते हैं इसको. तो जब ठंडा करते हैं आपने देखा कि जो थर्मोमीटर है उसकी रीडिंग बिल्कुल नीचे की तरफ आ गई है ना? जब ठंडा हो जाता है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस देख रहे हो बेटा? और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं वो, है ना? क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं. इसीलिए तो जो पानी है
जो वो पानी कैसा नेचर होता है, वो फ्लो करता है ना। लेकिन आइस का नेचर कैसा होता है बेटा, वो सॉलिड स्ट्रक्चर दिखाता है ना। पानी जब बहता है लिक्विड फॉर्म में होता है, और जब वो ठंडा होकर आइस बनता है तो वो किस फॉर्म में आ जाता है बेटा, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। और जब आपने देखा, जब पानी उबल रहा था वो स्टीम बन के ऊपर उठा तो वो किस फॉर्म में बन गया था, वो गैसियस फॉर्म में बन गया। ठीक है, तो तीनों फॉर्म्स होते हैं वाटर के। और मैं ये बताने के लिए दिखा रही थी आपको कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इसका यूज करके हम किसी भी चीज का टेम्परेचर जो है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर्स की। ठीक है, तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। हमने सीखा है ये 3 प्रकार के कौन से क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं बेटा। पहला वाला मर्क्यूरी थर्मोमीटर, दूसरा वाला डिजिटल थर्मोमीटर, और तीसरा इंफ्रारेड थर्मोमीटर। मर्क्यूरी थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर और इंफ्रारेड थर्मोमीटर। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है बेटा, ये जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएगा। ये जो एग्जाम में पूछे जाने वाला ये आपको हो सकता है मर्क्यूरी थर्मोमीटर और डिजिटल थर्मोमीटर के बीच में डिफरेंस पूछे, या फिर हो सकता है डिजिटल थर्मोमीटर और इंफ्रारेड थर्मोमीटर के बीच में डिफरेंस पूछे। ठीक है, कोई भी सवाल कहीं से भी आए आप तैयार रहिएगा लिखने के लिए। तो पहला मर्क्यूरी थर्मोमीटर। ठीक है, मर्क्यूरी थर्मोमीटर कैसा थर्मोमीटर होता है बेटा, कैसा थर्मोमीटर होता है। यस, ये जो थर्मोमीटर्स होते हैं ये टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के लिए यूज किया, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सो इन मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड विद द राइज इन मर्क्यूरी लेवल्स, है ना। तो मर्क्यूरी लेवल्स के अकॉर्डिंगली क्या किया जाता है, मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स को हम लोग यूज करते हैं, यानी कि मेजर करते हैं। ठीक है, और जो डिजिटल थर्मोमीटर होते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर आपने देखा है, डिजिटल थर्मोमीटर जो होते हैं वो हीट सेंसर्स की हेल्प से हमारे जो टेम्परेचर है उसको बताते हैं, है ना। और जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, इंफ्रारेड रेज के हेल्प से हमारे शरीर के अंदर के टेम्परेचर को बताते हैं, है ना। और देखिए बेटा यहाँ पर देखिए, ये जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर होता है इट इज रिस्की टू यूज। क्यों, क्योंकि मर्क्यूरी जो होता है वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है, एंड इट इज डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट बिकॉज द इट ब्रेक्स एक्सीडेंटली। अगर वो एक्सीडेंटली टूट जाता है तो क्या हो जाता है बेटे, जो मर्क्यूरी होती है वो हाईली पॉइजनस होती है, टॉक्सिक होता है, तो वो हमारे शरीर के अंदर जा सकता है और हमें बीमारियां हो सकती है ना। अब मर्क्यूरी जो अगला है, जो हमारा इंफ्रा डिजिटल थर्मोमीटर है। डिजिटल थर्मोमीटर्स दे आर सेफ टू यूज, है ना। इसी तरह से जो हमारा इंफ्रारेड थर्मोमीटर है वो भी सेफ है, क्योंकि उसके अंदर कोई इस प्रकार के केमिकल्स वगैरह नहीं होते। नाउ ये जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर है ना बेटा, इसमें हम जब रीडिंग्स लेते हैं तो ह्यूमन एरर आ सकता है। जब हम देखते हैं हो सकता है हमारे आंखों का लेवल ठीक ना हो, या जो हमने पकड़ा हुआ है उसका थर्मोमीटर को पकड़ा है उसका लेवल ठीक ना हो, तो उसमें रीडिंग्स में गलती आ सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिजिटल थर्मोमीटर होता है वो यस एक्यूरेट जो है बॉडी टेम्परेचर देता है ना। और बेटे यहाँ पर आप देख सकती है ये जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स होते हैं ना, इनमें थोड़ा सा जो है एरर हम देख सकते हैं, क्योंकि जो सराउंडिंग कंडीशंस होती है हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा उसके रीडिंग में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, और जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर होता है उसमें किसकी जरूरत होती है बेटा, ह्यूमन बॉडी के साथ कांटेक्ट की जरूरत होती है ना। हम क्या करते हैं, पहले क्या किया करते थे, जुबान के नीचे रखते थे, या फिर हमारे जो है बगल में आर्म पिट वगैरह में रखते हैं इस तरह से। और डिजिटल थर्मोमीटर में क्या होता है बेटा, इसमें भी ह्यूमन बॉडी के साथ इसका कांटेक्ट रहना जरूरी होता है, तभी इसमें रीडिंग्स आती है। और यहाँ पर देखिए ये जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स है ये नॉन कांटेक्ट थर्मोमीटर्स होते हैं, तो इसीलिए डिजीजेस स्प्रेड नहीं हो सकते, क्योंकि हमने एक बार एक का यूज कर दिया
एक व्यक्ति का यूज किया, उसके बाद फिर हमने उसको बिना अच्छी तरह से उसको क्लीन किए दूसरे व्यक्ति को लगा दिया, तो बीमारियां फैल सकती है। तो आपको याद होगा जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स है वो हमने सबसे ज्यादा यूज किया था कोविड पैंडेमिक के टाइम पर, है ना। कोविड पैंडेमिक के टाइम पर इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स का यूज किया करते थे, है ना बेटा। ओके, वेरी गुड। तो इसी के साथ आज जो है आज का टॉपिक्स मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। देखो अभी थोड़ा सा टाइम निकल चुका है, फिर भी हम क्या करते हैं, आज एमसीक्यू सेशन है आपका, तो थोड़े से क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो हम देखते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। A material that bends easily without breaking is called, a material that bends easily without breaking is called brittle, हार्ड, फ्लेक्सिबल, मैग्नेटिक। आप आंसर्स लिखते जाइए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज बेस्ट फॉर मेकिंग अ रेनकोट एंड व्हाई। इसमें से कौन सा मटेरियल जो है एक रेनकोट बनाने के लिए अच्छा मटेरियल है और क्यों। ऑप्शन ए पेपर, लाइट वेट। ऑप्शन बी कॉटन, एब्जॉर्ब्स वाटर। ऑप्शन सी वूल, कीप्स वार्म। डी प्लास्टिक, वाटरप्रूफ। ठीक है, तो इसमें आप मटेरियल भी चुनना है, उसका कारण भी, दोनों लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप जो है उसको लिखिए। यहाँ पर बेटा एक ए करके आया हुआ है, उसको जरा आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। यस, चलिए आगे चले। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला है, इलेक्ट्रिशियंस वेयर रबर ग्लव्स व्हाइल रिपेयरिंग वायर्स बिकॉज रबर is transparent, is a conductor, is an insulator, is magnetic। तो इलेक्ट्रिशियंस जो है रबर ग्लव्स का यूज क्यों करते हैं जब वे वायर्स को रिपेयर करते हैं, तो कारण बताना है आप। ठीक है, क्योंकि जो रबर है वो ट्रांसपेरेंट है, या कंडक्टर है, या इंसुलेटर है, या मैग्नेट। चलिए अगला चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। A material would, sorry, which material would you choose to make the handle of a frying pan? एक फ्राइंग पैन के हैंडल को बनाने के लिए आप कौन से मटेरियल को चूज करोगे, ठीक है। ए कॉपर, बी आयरन, सी वुड, डी एल्यूमिनियम। तो किसका उपयोग आप करोगे। चलिए अगला, why are cooking utensils usually made of metals? They are colorful, they are light, they conduct heat well, they dissolve in water. Why are cooking utensils usually made of metals? ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अगला सिक्स्थ देखिए, which property allows light to pass completely through an object? Hardness, transparency, solubility, magnetism। तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक चीज से लाइट को कंप्लीटली पास होने में सहायक होती है। हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, सॉलिबिलिटी और मैग्नेटिज्म। सेवेंथ वन, विच मटेरियल इज मोर सुटेबल फॉर मेकिंग अ स्कूल बैग। स्कूल बैग बनाने के लिए कौन सा मटेरियल सबसे सुटेबल है इसमें। ग्लास, लेदर और थिक फैब्रिक, पेपर, iron। Which material is more suitable for making a school bag? आठवां, which material is brittle? इसमें से कौन सा मटेरियल जो है वो ब्रिटल है। रबर, ग्लास, कॉटन, वूल। अगला है, which of the following pairs is correctly matched? इसमें से कुछ पेयर्स है जो करेक्टली मैच्ड है, वो आपने बताना है, ठीक है। रबर कंडक्टर, कॉपर इंसुलेटर, glass transparent, wood magnetic। Which of the following pairs is correctly matched? चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, a student put salt, sand and sugar separately in water, which observation is correct। ठीक है, वो सभी एक साथ डाल देता है पानी में, सेपरेटली इन वाटर, ठीक है, अलग अलग डाल रहा है वो। तो हम देखेंगे क्या सभी डिसॉल्व होता है, ऑल डिसॉल्व, only sand dissolves, salt and sugar dissolve, none dissolve। ठीक है, तो क्या क्या होगा आपने सीखा है, आप बताइए मुझे।
तो चलिए हम लोग देखते हैं, आंसर्स देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का। अ मटेरियल दैट बेंड्स इजीली विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? फ्लेक्सिबल बोलते हैं। अगला, विच मटेरियल इज बेस्ट फॉर मेकिंग अ रेन कोट एंड वाई? तो क्या किसका यूज कर सकते हैं बेटे? वो प्लास्टिक का हो सकता है और वो वाटर प्रूफ हो तो हम उसको उससे क्या बना सकते हैं? रेन कोट बना सकते हैं। चलिए तीसरा, इलेक्ट्रिशियंस जो है रबर ग्लव्स क्यों पहनते हैं जब वो इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं बेटा? क्या कारण है? क्योंकि जो रबर है इट इज एन इंसुलेटर। यस। विच मटेरियल वुड यू चूज टू मेक द हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन? किसका यूज करेंगे हम? वुड का। अगला, वाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स यूजुअली मेड ऑफ मेटल्स? क्यों बेटा? क्योंकि दे कंडक्ट हीट वेल। अगला, which property allows light to pass completely through an object? क्या कहते हैं बेटा उन ऑब्जेक्ट्स को हम? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है ना, तो ट्रांसपेरेंसी वो प्रॉपर्टी होती है। अगला है, which material is more suitable for making school bag? कौन सा है? लेदर एंड लेदर और थिक फाइबर। आठवां, which material is brittle? इसमें से कौन सा मटेरियल है जो ब्रिटल है? वो है ग्लास। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा है बेटा करेक्टली मैच? ग्लास, ट्रांसपेरेंट, है ना। चलिए 10वां क्वेश्चन। तो स्टूडेंट पुट शुगर सॉल्ट सैंड डाला, इसमें क्या ऑब्जर्वेशन वो देखेगा? जो शुगर और सॉल्ट है वो डिसॉल्व करेगा, है ना। चलिए, तो इसी के साथ आज का जो क्लास है वो समाप्त हुआ। तो सभी बच्चे सबने आंसर्स कर लिए होंगे। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू। गणेश सर।